नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पर, यानी एसी सर्किट्स की बुनियादी बातों पर। जी बिल्कुल। और शुरू इस बात से करते हैं कि आखिर एसी इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है डायरेक्ट करंट या डीसी के मुकाबले। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, एसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करके हम वोल्टेज लेवल्स को बहुत आसानी से और एफिशिएंटली बदल सकते हैं। अच्छा। और यही वजह है कि लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन के लिए एसी ही मतलब बेहतर चॉइस है। तो आज की इस चर्चा का फोकस क्या रहेगा, किन चीजों पर हम गौर करेंगे? हाँ, तो हमारा मकसद है कि एसी सर्किट्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, उनका बिहेवियर समझें। ठीक है। और साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे आरएमएस वैल्यू, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फेजर्स, फिर रेजोनेंस, पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर्स के बेसिक्स, इन सब पर बात करेंगे। चलिए, बढ़िया। तो सबसे आसान केस से शुरू करते हैं। मान लीजिए एसी वोल्टेज को सिर्फ एक रेजिस्टर पर अप्लाई किया गया है, तब क्या होगा? हाँ, ये सबसे सिंपल केस है। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। इन फेज मतलब ये कि वो एक ही साथ अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचते हैं और एक ही साथ जीरो होते हैं। और ओम्स लॉ V = IR वो यहाँ भी बिल्कुल लागू होता है, खासकर जब हम आरएमएस वैल्यूज यूज करते हैं। ओके, ये आरएमएस वैल्यूज क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ये एसी वोल्टेज या करंट की इफेक्टिव वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू जो उतनी ही हीटिंग इफेक्ट पैदा करे जितनी डीसी की करती। अच्छा। देखिए, प्योर एसी की एवरेज वैल्यू तो एक पूरे साइकिल में 0 होती है, लेकिन पावर तो डिसिपेट होती है ना, I²R हीटिंग तो होती है। हाँ, वो तो है। तो आरएमएस वैल्यूज V, I हमें एसी पावर को P = VI = I²R बिल्कुल डीसी पावर की तरह कैलकुलेट करने की सहूलियत देती हैं। जैसे हमारे घरों में जो 220V आता है ना, हाँ। वो असल में आरएमएस वैल्यू है। पीक वोल्टेज तो इससे √2 गुना ज्यादा होता है, करीब 311 वोल्ट्स। समझ गया। तो कैलकुलेशंस के लिए आरएमएस वैल्यू बहुत काम की है। अब इंडक्टर की बात करें, अगर सिर्फ इंडक्टर हो सर्किट में। इंडक्टर का केस थोड़ा अलग है। एक प्योर इंडक्टर में करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 रेडियंस यानी 90 डिग्रीज पीछे रह जाता है, लैग करता है। लैग करता है? क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है वो करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इस ऑपोजिशन को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL, और इसकी वैल्यू होती है ω/L, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये? हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। और एक और दिलचस्प बात, एक प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर कंजम्पशन एक पूरे साइकिल में 0 होता है। 0 पावर नहीं लेता? एवरेज पावर एक पूरे साइकिल में 0 एनर्जी स्टोर करता है और फिर वापस दे देता है सोर्स को। ओके, तो इंडक्टर करंट चेंज को रोकता है और कैपेसिटर? उसका क्या? कैपेसिटर में कह सकते हैं मामला उल्टा है। यहाँ करंट वोल्टेज से π/2 यानी 90 डिग्रीज आगे चलता है, लीड करता है जी। कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज में होने वाले चेंज को अपोज करता है और इसकी ऑपोजिशन को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC। इसकी वैल्यू है 1/ωc। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ घटता है? बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC कम होगा, और इंडक्टर की तरह ही प्योर कैपेसिटर में भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ साइकिल 0 होता है। तो L और C दोनों का बिहेवियर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और दोनों एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करते जी। ये फेज लीड और लैग को विजुअलाइज कैसे करते हैं? इसके लिए हम फेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है। फेजर्स? हाँ, फेजर्स। आप इन्हें रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह सोच सकते हैं। वेक्टर की जो लेंथ है वो क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड यानी पीक वैल्यू को दिखाती है और उसका एंगल उसके फेज को। अच्छा, तो रेजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट के फेजर्स पैरेलल होंगे क्योंकि वो इन फेज है। इंडक्टर के लिए करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर से 90 डिग्रीज पीछे होगा और कैपेसिटर के लिए करंट का फेजर वोल्टेज से 90 डिग्रीज आगे। ये विजुअलाइजेशन काफी हेल्पफुल है समझने के लिए। अब अगर तीनों कंपोनेंट्स रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में लगा दें तब क्या होगा LCR सर्किट में? हाँ, आप तीनों एक साथ, तो सर्किट का जो कंबाइंड ऑपोजिशन होता है करंट के फ्लो के लिए उसे कहते हैं इम्पीडेंस। Z से दिखाते हैं इसे। ओह, इम्पीडेंस। जी, इम्पीडेंस। और इसका फॉर्मूला है
Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, दिख रहा है। XL और XC का डिफरेंस मैटर करता है। बिल्कुल। और सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड होगा IM इज इक्वल टू VM बाय Z। और अब वोल्टेज और करंट के बीच एक फेज डिफरेंस phi भी होगा, जिसे हम tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रेजोनेंस के बारे में बताइए, ये क्या होता है? रेजोनेंस, हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC कहते हैं। 1/√LC। जी, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा 0L और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा 0C, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाते हैं। बराबर। तो फिर XL XC वाला टर्म 0 हो जाता है इम्पीडेंस के फॉर्मूला में। अच्छा, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर्ड प्लस 0 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू R। एग्जैक्टली, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है सिर्फ R के बराबर। और क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम है, तो दिए गए वोल्टेज के लिए करंट मैक्सिमम M इज इक्वल टू VMR हो जाता है। वाओ! तो इस फ्रीक्वेंसी पर करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है। हाँ, और यही प्रिंसिपल रेडियो और टीवी ट्यूनिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। आप नॉब घुमाकर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलते हैं ताकि वो डिजायर्ड स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करे और उसका सिग्नल एम्पलीफाई हो। अच्छा, तो ट्यूनिंग ऐसे काम करती है। और रेजोनेंस के लिए L और C दोनों का होना जरूरी है ना? बिल्कुल, बिना L और C के रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो ये सब पावर कंजम्पशन के लिए क्या मायने रखता है? पावर फैक्टर क्या चीज है? देखिए, LCR सर्किट में जो एवरेज पावर डिसिपेट होती है उसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VI cos phi। यहाँ V और I RMS वैल्यूज हैं। और cos phi? ये cos phi ही पावर फैक्टर है। ये बताता है कि सर्किट कितनी एफिशिएंटली पावर को यूज कर रहा है, मतलब एक्चुअल पावर डिसिपेट कर रहा है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। अच्छा, तो 0 कब होगी और 1 कब? अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव है तो फेज डिफरेंस phi प्लस माइनस π/2 होता है, cos प्लस माइनस π/2 0 होता है। तो पावर फैक्टर 0, एवरेज पावर डिसिपेशन 0। इसे वॉटलेस काइंड भी कहते हैं। वॉटलेस करंट, इंटरेस्टिंग। हाँ, और अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है या रेजोनेंस पर है तो phi इज इक्वल टू 0 होता है, cos ऑफ 0 1, तो पावर फैक्टर 1 होता है और पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो पावर फैक्टर 1 होना अच्छा है। हाँ, पावर ट्रांसमिशन के लिए हाई पावर फैक्टर 1 के करीब डिजायरेबल है, क्योंकि इससे सेम पावर डिलीवर करने के लिए करंट कम लगता है और I स्क्वायर R लॉसेस कम होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में। समझ गया। आखिर में ट्रांसफॉर्मर्स पर वापस आते हैं। शुरू में आपने मेंशन किया था। जी, ट्रांसफॉर्मर्स ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं और AC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, इसमें 2 कॉइल्स होती हैं। प्राइमरी कॉइल जिस पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, मान लीजिए NP टर्न्स, और सेकेंडरी कॉइल जिससे आउटपुट लेते हैं, मान लीजिए NS टर्न्स। ये एक कॉमन आयरन कोर पर लिपटी होती हैं। ठीक है। तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेजेस का रेशियो टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है। VS VP इज इक्वल टू NS NP, और करंट्स का रेशियो उल्टा होता है। IS IP इज इक्वल टू NP NS। पावर आइडियली कांस्टेंट रहती है। VP IP इज इक्वल टू VS IS। तो अगर सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स NS NP हो तो VS VP होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। करंट कम हो जाएगा, IS IP, और अगर सेकेंडरी में कम टर्न्स NS NP हो तो VS VP होगा, वोल्टेज घट जाएगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। करंट बढ़ जाएगा, IS IP। और पावर ट्रांसमिशन में इनका क्या रोल है? बहुत क्रूशल। पावर स्टेशंस पर वोल्टेज को बहुत हाई स्टेप अप कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसमिशन करंट कम हो जाए और I स्क्वायर R लॉसेस घट जाएं। फिर शहरों और घरों के पास वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेफ लेवल्स तक स्टेप डाउन कर दिया जाता है। अच्छा, इसलिए वो बड़े-बड़े ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं। बिल्कुल। हालांकि रियल ट्रांसफॉर्मर्स में कुछ एनर्जी लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज, वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस से हीट लॉस, कोर में एडी करंट्स
और हिस्टेरेसिस लॉस के कारण एफिशिएंसी 100% नहीं होती पर काफी हाई होती है। तो ये था एसी सर्किट्स का एक काफी डिटेल दौरा। हमने रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स के बिहेवियर को समझा, फेजर्स, इम्पीडेंस, रेजोनेंस, पावर फैक्टर और आखिर में ट्रांसफॉर्मर्स की भूमिका भी जानी। हाँ, और की टेकअवे ये है कि एसी सर्किट्स में फेज रिलेशनशिप्स और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस बहुत मायने रखते हैं, और ये भी कि एवरेज पावर डिसिपेशन असल में सिर्फ रेजिस्टर में होती है, आइडियल एल और सी में नहीं। और सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये कितना दिलचस्प नहीं कि कैसे इंडक्टर और कैपेसिटर, जो खुद एवरेज पावर डिसिपेट नहीं करते, रेजोनेंस की कंडीशन में मिलकर सर्किट के इंपीडेंस को मिनिमाइज करते हैं और इस तरह रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन को मैक्सिमाइज करने में मदद करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।